हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हिस्ट्री में जो चैप्टर में पढ़ा रहा था आप लोगों को, अर्ली स्टेज ऑफ कलेक्टिव एक्शन, जिसमें द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और मैंने भारत सभा, हिंदू मेला, बंगोबासा प्रकाशिका सभा, इनके बारे में आपको बताया था। लैंड होल्डर सोसाइटी के भी बारे में बताया था। अब हम लोग आगे जो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है वो है, मैंने लास्ट क्लास में जो है एंड में डिस्कस भी किया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आनंद मठ, वर्तमान भारत और गोरा और भारत माता की पेंटिंग और कार्टून्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। आनंद मठ, जैसा कि मैंने बताया भी था कि आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये नॉवेल लिखा था। आनंद मठ एक नॉवेल है, एक उपन्यास है अगर हिंदी में कहें तो। इसमें एक कहानी है। तो आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो नॉवेल है ये काफ़ी फेमस हुआ। एक तरह से ये क्रांतिकारियों के लिए, रिवोल्यूशनरीज के लिए एक बाइबल की तरह था। मतलब जैसे लोग अपने मज़हब की किताबों को, मज़हब की जो पाक किताबें होती हैं, जैसे हिंदुओं के लिए गीता, हाँ, मुस्लिम्स के लिए कुरान पाक, उसी तरह से जो क्रांतिकारी थे, जो इंडिया का फ्रीडम चाहते थे, इंडिया की आज़ादी चाहते थे, उनके लिए ये आनंद मठ एक तरह से बाइबल थी। मतलब आनंद मठ की स्टोरी उनके अंदर देशभक्ति का इतना ज़्यादा जोश भर दी कि बहुत सारे लोग जो है उस रास्ते पर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ने लगे। इसलिए इस नॉवेल के बारे में जानना हमें चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इम्पोर्टेंस क्या है आनंद मठ का? इन आनंद मठ बंकिम चंद्र प्रमोटेड नेशनलिज्म। आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने नेशनलिज्म को प्रमोट किया, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया आप सबको। बिकॉज ही वॉज बिकॉज ही हैज़ पोर्ट्रेड द सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पैट्रियट्स। क्योंकि इस नॉवेल में, इस उपन्यास में उन्होंने लोग किस तरह से, बहुत सारे मतलब इसमें पैट्रियट्स हैं, बहुत सारे देशभक्त हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी जान की कुर्बानी कर दी देशभक्ति के लिए। इस तरह से हम ये पाते हैं कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र जी ने नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट किया है, बढ़ावा दिया है। दूसरा जो पॉइंट है, दिस बुक इन्फ्लुएंस्ड द यूथ टू डेवलप पेट्रियोटिज्म एंड ग्रूम देम। सो इस बुक ने जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया देशभक्ति के लिए। और उनके अंदर मिलिटेंट नेशनलिज्म मतलब हथियार के साथ देशभक्ति दिखाने के लिए, देश के लिए जान कुर्बान देना है तो सिर्फ मर नहीं जाना है, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार के भी मरना है। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म मतलब हथियार के साथ नेशनलिज्म के लिए आगे बढ़ना। जैसे कांग्रेस में भी एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे। तो जो सिर्फ बातचीत करके, प्रोटेस्ट करके ही आज़ादी पाना चाहते थे, वो भी, उनकी भी देशभक्ति है। और जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और भगत सिंह थे, ये लोग क्या है, इनके अंदर मिलिटेंट नेशनलिज्म था। ये हथियार के साथ जंग लड़के अपने देश को आज़ाद करवाएंगे, लेकिन आज़ाद करवाएंगे, किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो नंबर 2 पॉइंट मैं बता रहा था कि इस बुक के जरिए बहुत सारे यूथ इन्फ्लुएंस हुए और उनके अंदर नेशनलिज्म और साथ ही साथ मिलिटेंट नेशनलिज्म की फीलिंग जागरूक हुई। बैरिस्टर प्रमोथोनाथ मित्रा यूज द टर्म अनुशीलन समिति 1902 फ्रॉम हिज बुक। तो अनुशीलन समिति एक टर्म है, उन्होंने यूज़ किया है। और इस बैरिस्टर ने अपने बुक में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से आनंद मठ जो है एक नॉवेल की तरह एक नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। फॉर रिवोल्यूशनरीज ऑफ द अनुशीलन समिति, आनंद मठ वॉज लाइक अ नेशनलिस्ट बाइबल, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया। तो अनुशीलन समिति एक तरह का इंस्टीट्यूट था, एक तरह का क्लब था, जिसमें जो भी क्रांतिकारी उससे जुड़े हुए थे, उनके लिए आनंद मठ जो है एक नेशनलिस्ट बाइबल था।
In this novel, the two characters of Shanti and भावानंदा shows exceptional strength of mind. इस नॉवेल में दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है शांति और एक का नाम है भावानंदा। ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो जब ये नॉवेल पढ़ते हैं तो ये दोनों कैरेक्टर का जो माइंडसेट है वो काफ़ी स्ट्रांग है और लोगों को काफ़ी इंस्पायर करता है। उनके अंदर जो डेडिकेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है, उनका माइंड काफ़ी स्ट्रांगली सेट किया हुआ है अपने देश के लिए, तो उससे इनको इंस्पिरेशन मिलता है जो रिवोल्यूशनरीज हैं। नंबर 4, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बंकिम चंद्र कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एस एन बैनर्जी के रिक्वेस्ट पर बंकिम चंद्र ने एक सॉन्ग भी इसमें रखा, उसका नाम है वंदे मातरम। इन 1875 विच वॉज लेटर इंक्लूडेड इन आनंद मठ एज अ गाइडिंग फोर्स। बाद में इस सॉन्ग को आनंद मठ में उन्होंने डाल भी दिया। ये थ्रू द सॉन्ग वंदे मातरम इन दिस नॉवेल बंकिम चंद्र पोर्ट्रेड अ रियल लाइफ पिक्चर ऑफ इंडिया। इस सॉन्ग के जरिए, वंदे मातरम के जरिए उन्होंने इंडिया का सच्चा तस्वीर, तो इस नॉवेल, इस वंदे मातरम सॉन्ग के जरिए बंकिम चंद्र ने जो है इंडिया का एक रियल लाइफ, एक वास्तविक तस्वीर सबके सामने प्रस्तुत किया। Bankim Chandra portrayed a real life picture of India, our motherland. So Anand Math is considered to be an immortal creation of Bankim Chandra. Bankim Chandra का कभी न खत्म होने वाला एक क्रिएशन है आनंद मठ। बंकिम चंद्र रोट अनदर नॉवेल, उसका नाम है राज सिंघा। इन द सेम ईयर, उसी साल जिस साल आनंद मठ हुआ था पब्लिश, in 1882. However, it did not receive the same accolade as आनंद मठ, लेकिन उसको उतना पब्लिसिटी नहीं मिला, उतने लोग उससे इंस्पायर नहीं हुए जितना कि आनंद मठ से हुए। In this novel, Bankim Chandra drew a parallel between Hinduism and nationalism. Since he was a great supporter of Hinduism, his thought is considered to be religious and conservative in nature. But it is not entirely true because although Anand Math was created by following the tradition of Hinduism, तो कहा जाता है कि बंकिम चंद्र ने जो है इस अपने नॉवेल में आनंद मठ में हिंदुइज्म और देशभक्ति को, नेशनलिज्म को, देश के प्रति जो फीलिंग है उसको लेकर साथ में वो चले हैं इस नॉवेल में। हालांकि वो हिंदुइज्म के ग्रेट सपोर्टर थे, तो लोगों का ऐसा भी कहना है कि वो रिलीजियस और कंजर्वेटिव नेचर के थे, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। It had successfully inspired the spirit of nationalism among the pan-Indian irrespective of their religion, caste or creed. क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस बुक ने, इस नॉवेल ने, जो इंडियन नहीं है, जो अदर रिलीजन के हैं, हिंदू नहीं, अदर रिलीजन के, अदर कास्ट के हैं, उनको भी इस बुक ने काफ़ी इंस्पायर किया। In 1872, Bankim Chandra published his journal Bongo Darshan. Though a number of essays and novels were published there, Anand Math was not, yet the novel received unparalleled publicity. तो बंकिम चंद्रा ने 1872 में एक अपना जर्नल भी पब्लिश किया, उसका नाम था बोंगो दर्शन। उसमें बहुत सारे एसेज और नॉवेल्स पब्लिश होते थे, लेकिन आनंद मठ जैसा पब्लिसिटी किसी को नहीं मिला। आनंद मठ वॉज रिटेन ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1770। 1770 में बंगाल में जो सूखा पड़ा था उसके बेसिस पे आनंद मठ का स्टोरी है। याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आनंद मठ में क्या ट्रेजेडी के बारे में डिस्कशन हुआ, किस ट्रेजेडी के ऊपर स्टोरी है। तो बंगाल में फेमाइन हुआ था, सूखा पड़ गया था 1770 में, उस समय का है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी तरह का कोई हेल्प नहीं किया, लाखों लोग मारे गए थे, कोई तरह का कोई हेल्प नहीं। टैक्स कलेक्शन कर रहा है, लेकिन जब ऐसा आपातकाल पड़ रहा है, कुछ इमरजेंसी हो रहा है, तो गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई हेल्प नहीं की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई हेल्प नहीं की, बहुत लोग मारे गए थे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। एंड द सन्यासी रिवोल्ट, तो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में आप लोग पढ़े ही हो, उस रिवोल्ट के बारे में भी, और बंगाल में जो फेमाइन हुआ था 1770 में, उसके बारे में भी इस नॉवेल में जिक्र है। तो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि सन्यासी रिवोल्ट के बारे में किस नॉवेल में डिस्कशन हुआ है, बैकग्राउंड है उस नॉवेल का। तो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो लिखा हुआ है, या चैटर्जी भी कह देते हैं, बंकिम चंद्र चैटर्जी भी, उनकी बुक में लिखा हुआ है। या ये भी बोला जा सकता है कि आनंद मठ में किस रिवोल्ट के बारे में जिक्र हुआ है, तो सन्यासी रिबेलियन या सन्यासी रिवोल्ट के बारे में जिक्र हुआ है। ही रिक्वेस्टेड कंट्रीमेन टू बी यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश डेस्पोटिज्म
उन्होंने अपने देश के लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट होकर रहिए। द नॉवेल हैड एक्टिव रोल इन अवेकनिंग पैट्रियोटिज्म। फॉर दिस रीज़न गवर्नमेंट बैंड द नॉवेल। क्योंकि ये नॉवेल लोगों के अंदर देशभक्ति की फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा जगा रही थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस नॉवेल को बैन करवा दिया। अब जो है हम लोग वर्तमान भारत, ये नॉवेल आनंदमठ कब पब्लिश हुआ था? 1882 में, 1882 में। अब हम लोग वर्तमान भारत के बारे में जानेंगे। तो वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है। तो वर्तमान भारत और मॉडर्न इंडिया, ये स्वामी विवेकानंद, हाँ स्वामी विवेकानंद का, सॉरी। तो ये एक तरह का अ, इसमें जो है, इस वर्तमान भारत मॉडर्न इंडिया, ये पब्लिश हुआ था उनका 1905 में। इसमें स्वामी विवेकानंदा ने इस बुक में बंगाली में पहले लिखे थे, वर्तमान बंगाली वर्ड है। तो विच वाज एन ऐसे, एक निबंध है ये। ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड इन मार्च 1899, 1899 में, 1899 में मार्च में ये बुक उनका, ये ऐसे लिखा हुआ पब्लिश हुआ था। फ्रॉम उद्बोधन इन द ओनली बंगाली पब्लिशिंग हाउस ऑफ रामकृष्णा मठ एंड रामकृष्णा मिशन। रामकृष्णा मिशन जो है, रामकृष्णा मठ जो है, उसमें बंगाली में पब्लिश होने वाला है उद्बोधन, वहाँ से पब्लिश हुआ था। लेटर इन 1905 स्वामी सदानंदा पब्लिश्ड वर्तमान भारत इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। बाद में उन्होंने ये सारे ऐसे जो ऐसे लिखते थे वो इस पेपर के जरिए, तो ये सारे ऐसे इसको कलेक्ट करके उन्होंने वर्तमान भारत के नाम में, वर्तमान भारत एक बुक नाम दे करके स्वामी सुधानंदा ने इसको पब्लिश किया। तो वर्तमान भारत किसका लिखा हुआ है, आप लोग को सिर्फ इतना जानना है, स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ है। और ये सब एक साथ ये सारा ऐसे जुड़ के सामने कब आया? 1905 में आया। हालांकि वो लिखते चले आ रहे थे मार्च 1899 से। तो न्यूज़पेपर में वो एक कॉलम में वो ऐसे लिखते थे, वर्तमान भारत हेडिंग दे करके वर्तमान भारत के कंडीशंस के बारे में लिखते थे, पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, किस तरह से इसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो वो ऐसे एक कॉलम में उनका पब्लिश होता था। वो सारे एसेस को कलेक्ट करके, स्वामी विवेकानंद के सारे एसेस को कलेक्ट करके, स्वामी विवेकानंद कब से लिख रहे थे? 1899 से लिख रहे थे। 1899 से लिखा हुआ उनका सारा एसेस को कलेक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ अ बुक स्वामी सुधानंदा ने 1905 में वर्तमान भारत बुक के नाम से इसको पब्लिश किया। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? वर्तमान भारत मतलब मॉडर्न इंडिया बोल रहा है, लेकिन एक तरह से हम लोग ये जान सकते हैं कि वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट। हम लोग जानते ही हो, जो बंगाली थोड़ा बहुत तो जानते ही हो आप लोग। तो इस बुक का इम्पोर्टेंस क्या है? इन दिस ऐसे स्वामी विवेकानंदा हैज़ डिस्कस्ड इंडियन हिस्ट्री इन अ कॉन्साइज फॉर्म। इस बुक में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही शॉर्ट में बताया है, समझाया है। He had predicted that there would be a mass uprising in India in the near future when the lower caste people will rule Indian society. उन्होंने पहले ही बता दिया कि इंडिया में मास अपराइजिंग होने वाला है, मतलब बहुत सारे लोग विद्रोह करने वाले हैं एक साथ एकजुट होकर आने वाले फ्यूचर में, और लोअर कास्ट के लोग इंडियन सोसाइटी को रूल करेंगे। देखो हुआ, अभी जितना भी जॉब है इंडियन गवर्नमेंट का, सब लोअर कास्ट के लोगों को ही मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन लोग को ही रिजर्वेशन की वजह से मिलता है। तो लोअर कास्ट के लोग ही क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं। और मास मूवमेंट भी हुआ था विवेकानंदा के बाद, जो है बहुत सारा मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, बहुत सारा मूवमेंट हुआ। तो एक तरह का इससे मास मूवमेंट ही था। उसके बाद इस बुक में, इन वर्तमान भारत, not only did he talk about the awakening of lower caste people, he thought deeply about the poor and downtrodden people. He implored people to remove the caste barrier and consider every Indian as brother. उन्होंने बताया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके बारे में उन्होंने जो है लोगों को ये बताया, ये समझाने की कोशिश की, कास्ट बैरियर को ख़त्म करना पड़ेगा और इनके बारे में सोचिए, वो भी हमारे भाई हैं। फिर ही स्टार्टेड राइटिंग एसेज, भारत कथा, वर्तमान भारत, पारिव्रजक, प्रचयो पाश्चात्यो फॉर हिज जर्नल। अमंग दी वर्तमान भारत इज़ अ रिमार्केबल पीस। तो उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे थे जिसमें से वर्तमान भारत जो है
एक रिमार्केबल पीस हुआ जो कि जिसमें काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई। इन दिस ऐसे ही इटरेटेड दैट इन एंशियंट इंडिया द वैदिक ब्राह्मण्स रूल्ड द लैंड। पहले के ज़माने, तो इस ऐसे में उन्होंने बताया कि पहले के ज़माने में जो वैदिक टाइम में ब्राह्मण्स रूल करते थे और राजा उनके साथ होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय का बेटा, राजपूत का बेटा ही सोल्जर बनेगा। नहीं, जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास नॉलेज है, वही उस फील्ड में जाएगा। ठीक है। Swamiji pointed out that we should never forget that Sita, Savitri, Damayanti are the ideals of all Indian women। तो औरतों के बारे में भी जिक्र की कि औरतों को कम मत समझिए, औरतों को भी मौका मिलना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसलिए ये सीता, सावित्री, दमयंती, इनकी स्टोरीज को, इनके बारे में भी पॉइंट आउट की है। उसके बाद स्वामी Jitatmanda feels that Bartaman Bharat Swamiji expected to live to witness the awakening of India. Srivastav, the author of Teacher in the Emerging Indian Society, has written that। तो ये सब कुछ ऐसे ही है, मतलब कौन क्या कहा इस बुक को पढ़ के ये सब किया हुआ है। तो मैं इस बुक से बता देता हूँ। तो उन्होंने बताया कि इंडियन सोसाइटी में 4 कास्ट है: द प्रिस्ट, द सोल्जर्स, ट्रेडर्स एंड लेबर। प्रिस्ट मतलब पूजा पाठ, और सोल्जर्स सिपाही, ट्रेडर्स बिजनेसमैन, लेबरर्स काम करने वाले। द प्रिस्टली रूल इज एक्सक्लूसिव ऑन हेरिडेटरी ग्राउंड। जो प्रिस्ट का जो रूल है वो तो हेरिडेटरी ग्राउंड में, ब्राह्मण का बेटा बना, पंडित का बेटा पंडित बना। द मिलिट्री रूल इज टैरेनिकल एंड क्रूएला। जो मिलिट्री रूल है वो टैरेनिकल है, अत्याचारी है, निर्दयी है। द कॉमर्शियल रूल इज क्रशिंग। और जो कॉमर्शियल रूल है, जो ट्रेड वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो क्रशिंग है। पैसा वाले लोग क्या करते हैं, खून चूसते हैं। बट द ट्रेडर्स गो एवरीवेयर एंड दे आर गुड डिसेमिनेटर ऑफ आइडियाज़। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो हर जगह जाते आते रहते हैं, इसलिए उन्हें आइडियाज़ ज़्यादा हैं। द रूल ऑफ द लेबरर्स हैज़ द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फिजिकल कंफर्ट्स। और वर्कर्स का जो रूल है, लेबरर्स का जो रूल है, वर्कर्स का जो रूल है, उनके पास एक एडवांटेज है कि वो फिजिकल कंफर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को कंफर्ट देते हैं, आराम देते हैं, उनका काम वो खुद कर देते हैं। बट इट हैज़ द डिसएडवांटेज ऑफ लोअरिंग कल्चर। लेकिन इस वजह से लोग उन्हें नीचा समझ लेते हैं कि ये मेरा काम, कोई मेरा घर में आके काम कर दिए, झाड़ू पोछा लगा दिया, हम छोटा है ऐसा सोच लिए। वो तो मुझे कंफर्ट दे रहा है, मुझे आराम दे रहा है, उसके बदले में हम उसे पैसा दे रहे हैं। लेकिन इसी बात को उन्होंने बताया कि वो आके हमें फिजिकल कंफर्ट दे रहे हैं और उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने नज़र में लोअर कर दे रहे हैं। इन वर्तमान भारत, स्वामी विवेकानंदा predicts forming a state in which the knowledge of the priest period, the culture of the military, the distributive spirit of the commercial and the ideal of equality of the last laborers are brought into harmony। तो उन्होंने वर्तमान भारत ऐसे में ये तो वर्तमान भारत इस ऐसे में उन्होंने बताया कि जो प्रेस्ट पीरियड के लोग हैं उनसे आप जो है हर कास्ट से क्या क्या लेना है। जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, उससे नॉलेज लीजिए। जो मिलिट्री है उनसे कल्चर लीजिए, किस तरह से डिसिप्लिन में रहते हैं। और जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे आप ये सीखिए कि किस तरह से कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, आइडियाज़ नए नए सीखिए। और जो लास्ट हैं, जो लेबरर्स हैं, उनसे ये सीखिए कि इक्वालिटी का आइडियल क्या होता है। वो सबका काम कर देते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं कि नहीं हम ब्राह्मण के यहाँ काम करेंगे, क्षत्रिय के यहाँ नहीं करेंगे, नहीं, वो सब जगह काम कर लेते हैं। तो वो इक्वालिटी का जो नज़रिया है वो उनसे लीजिए, तभी जाके इंडिया में पीसफुल सभी कोई रह सकते हैं। विवेकानंदा एक ऐसा स्टेट चाहते थे, एक ऐसा देश चाहते थे, एक आइडियल स्टेट चाहते थे जहाँ पे सब इक्वल हों। वर्तमान भारत ends with a calling for giving of imitating the Western lifestyle in dress and manners. There should be a cherished feeling of self-respect, a sense of pride in being Indian। तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो मत करिए, आप इंडियन हैं, आप इस पे गर्व फील करिए, इस पे प्राउड फील करिए। जैसे कि हम लोग के अंदर एक ऐसा फीलिंग आ जाता है कि जैसे किसी को, अगर कोई ब्रिटिश है, कोई अंग्रेज है, उसको अगर हिंदी नहीं आती है या वो हिंदी का वर्ड रॉन्ग यूज़ करता है तो हमें स्माइल करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश गलत बोल देते हैं तो लोग हमारा क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यानी हम अपने लैंग्वेज को उनके लैंग्वेज से नीचे समझते हैं। अगर कोई अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहन लेता है
बाहर के कंट्री में, तो हम लोग उसको, जैसे हम लोग लंदन में हैं, लंदन में कोई धोती पैजामा पहन के जा रहा है या कुर्ता पहन के जा रहा है, हम लोग उसको बोलते हैं यार ये क्यों पहने हो, शर्ट पैंट पहनो, ब्लेजर्स पहनो। तो हम लोग उनके हिसाब से खुद को ढालने मांगते हैं कि वो जैसे हैं हम भी वैसे रहेंगे। लेकिन क्या वो लोग इंडिया आकर के हमारे कल्चर के हिसाब से खुद को ढाले? नहीं, क्योंकि वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं। तो जब तक हम अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को सुपीरियर नहीं समझेंगे, तब तक हमारा देश पीछे रहेगा। इसी बात को समझाना चाहते थे। द क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ द वर्तमान भारत इज टाइटल बाय विवेकानंद एज अ स्वदेश मंत्र। इस ऐसे में जो लास्ट का जो पैराग्राफ है, उसमें जो है टाइटल है स्वदेश मंत्र, एन इनकेंटेशन मैजिकल चैंट फॉर द होम लैंड। एक ऐसे ही मंत्रा टाइप में है। इट इज़ एड्रेस टू एवरी इंडियन, हर एक इंडियन को उन्होंने कहा। इट इज़ अ कॉल टू अराइज एंड अवेक टू द नेशनल आइडियल ऑफ आइडेंटिटी विद द इंडियन हेरिटेज। आप लोग सब उठिए, एकजुट हो जाइए। The Indian people, even if they are the poorest and the lowliest, should take pride in having been born as an Indian. हर एक इंडियन को, चाहे वो गरीब से गरीब हो, नीचे से नीचे हो, उसे अपने चाहे वो छोटे से छोटे जात का हो, गरीब से गरीब हो, उसे अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। Patriotism, nationalism for Vivekananda was never a matter of political strategy. Rather, it had to do with a spiritual belonging to one's culture and history. तो देशभक्ति या नेशनलिज्म की फीलिंग उनके लिए कभी भी, विवेकानंद के लिए कभी भी राजनीति नहीं थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं थी, बल्कि वो उनके लिए स्पिरिचुअल बिलोंगिंग था। हम अपने देश के लिए क्या सोचते हैं वो मेरा स्पिरिचुअल मैटर है, खुद का मैटर है। तो ये वर्तमान भारत के बारे में था। और याद रहे, आनंद मठ का जो मेन करेक्टर है, एक लेडी है, उसका नाम है शांति। और एक करेक्टर के बारे में मैंने बताया था, उसका नाम अ, भावनंदा है ना। उसका नाम भावनंदा और एक का नाम, जो लड़की है उसका नाम शांति। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोरा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ है। वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ है, 1905 में पब्लिश हुआ। और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। गोरा क्या है? गोरा इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द 12 नॉवेल्स कंपोज्ड बाय आर एन टैगोर। आर एन टैगोर के 12 नॉवेल्स है, उनमें से गोरा सबसे बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। The novel debates a number of contemporary issues and easily applicable to the current scenario of the country. इस नॉवेल में जो है कंटेम्प्रेरी, उस समय के जितने भी इश्यूज थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, इनके बारे में डिबेट्स हुआ है, डिस्कशन हुआ है। और उस समय कंट्री का जो करंट सिनेरियो था, इसके ऊपर भी इस नॉवेल की कहानी को हम जोड़कर देख सकते हैं। ही इज इंटेंसली पैट्रियोटिक बट ही इज ऑल्सो अ स्टॉन्च हिंदू ऑफ द ऑर्थोडॉक्स टाइप। जो इसमें कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त है, पैट्रियोटिक है, लेकिन वो हिंदू, जो मतलब कट्टर हिंदू फीलिंग भी रखता है। बट he does not know the deep secret about himself. He is not an Indian at all. जो इसमें कैरेक्टर है वो इंडियन है ही नहीं, जब उसको ये पता चलता है। मतलब वो कट्टर हिंदू भी है और देशभक्ति भी रखता है अपने देश से प्रति, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो तो इंडियन ही नहीं है, ही इज़ बॉर्न ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स, वो इंग्लिश पेरेंट्स से जन्मा हुआ बच्चा है। Circumstances assign him in early infancy to a Hindu home where he was adopted as a son. कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जिसकी वजह से वो एक हिंदू फैमिली में चला गया था और वहाँ के लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। तो गोरा की कहानी है, बहुत ही शॉर्ट में इसमें बताया गया है आपके बुक में, कि उसमें एक अंग्रेज का बच्चा रहता है, उसे सब गोरा गोरा कहते हैं, गोरा नाम से बुलाते हैं। एक हिंदू फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, कुछ ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए थे। As Gora came to know the secret, it was like a blinding flash of light. जब गोरा को पता चला कि वो अंग्रेजों का बच्चा है, वो इंडियन है ही नहीं, सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगा। अगर हम को अभी पता चले कि मेरे पेरेंट्स मेरे अपने पेरेंट्स नहीं हैं, हम किसी अदर रिलीजन के हैं या किसी अदर कंट्री के हैं, तो कैसा लगेगा? मतलब मुझे अपने एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठेगा कि मैं क्या हूँ। मतलब इतना टाइम जो मैं जी रहा था वो एक झूठ में जी रहा था, एक गलत फहमी में जी रहा था। तो वही बात उसके साथ भी हुआ। द आगे है, इन एन इंस्टेंट ही बिकेम ऑल टुगेदर रूटलेस।
एक ही पल में वो एकदम ऐसा लगा कि वो रूटलेस हो गया है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। At once he realized that he has no place among the caste-proud ones or anywhere else in the Hindu fold. अब उसे तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि अब वो हिंदू धर्म में कहीं वो है ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। He has no place. The shock of the truth carried with it the intimation of Gora's release from himself. The old fires died down. The familiar idealism become a mockery. तो उसके अंदर जो भी ये जो सच था, शॉकिंग जो ट्रुथ उसके सामने आया, इसकी वजह से उसके अंदर जो पहले हिंदुज़म का फीलिंग था कि हम हिंदू हैं, फिर उस कास्टिज़म का फीलिंग था हम ऊंची जात के हैं, और अपने देश से जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सब जो कास्टिज़म है, हिंदी कम्युनल जो फीलिंग है, ये सारा चीज़ वो ख़त्म हो गया, सारा चीज़ उस आग में जल गया। बट सून अ न्यू फायर इज किंडल, तभी उसके अंदर एक नया आग जन्म लेता है। इन दिस सडन एक्सेस ऑफ फ्रीडम ही ब्रेक्स इनटू द वॉइस ऑफ राप्सोडी, टुडे आई एम अ भारतीय। तो उसे पता चलता है जिसका जहाँ जन्म होता है वो वहीं का सिटीजन होता है, तो वो भले ही ब्रिटिशर्स का बेटा है, लेकिन वो उसको तो पता नहीं था, उसका जन्म तो यहीं हुआ है। तो वो बोलता है, तो वो इंडियन तो हो ही गया, वो तो बोलता है टुडे आई एम भारती, आज मैं भारतीय हूँ। विद इन मी देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़, ना मेरे अंदर किसी भी चीज़ का कोई मतभेद नहीं है, ना मैं हिंदुओं से, ना मुस्लिम से, ना क्रिश्चियन से, किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। टुडे ऑल द कास्ट ऑफ भारत आर माई कास्ट, आज भारत के सभी कास्ट मेरे कास्ट हैं। द ट्रूथ दैट dawned upon Gora a century ago is the ultimate realization that strikes Gora. तो ये सच जो कि गोरा से छुपा हुआ था वो उसको रियलाइज हुआ और उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन द एक्सुलेंट utterance of Gora, Arun Tagore himself has spoken. तो ऐसा लगता है कि साफ साफ कि आरएन टैगोर जो है गोरा के जरिए अपनी बात को लोगों के सामने रख रहे हैं। द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ गोरा हैज़ बीन सीन हैज़ बीन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल के तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि गोरा नॉवेल जो है वो किस बेसिस पे, किस वजह से लिखा गया था, तो उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसके बेसिस पे ये नॉवेल लिखा गया था। द ब्लेज ऑफ नेशनल अवेकनिंग दैट इट मीन इट इज़ दिस दैट मेक्स द बैकग्राउंड। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वही बैकग्राउंड है गोरा नॉवेल का। गोरा नॉवेल में गोरा एक मेन कैरेक्टर है। स्टोरी आप लोग को समझ में आया ही होगा। फिर हम लोग आते हैं भारत माता पेंटिंग बाई अवनींद्र नाथ टैगोर, ओरिजिनली कॉल्ड मातृमूर्ति। शुरू में इस पेंटिंग को क्या कहते थे, मातृमूर्ति कहते थे, बट लेटर केम टू बी acclaimed एज भारत माता, वॉज अ पेंटिंग ऑफ अवनींद्र नाथ टैगोर। बाद में लोग इसे भारत माता की पेंटिंग कहने लगे। द पेंटिंग वॉज डन इन द जापानीज स्टाइल। ये पेंटिंग कौन से स्टाइल में है, जापानीज स्टाइल में है, याद रखिएगा। द पेंटिंग was published in the Modern Review and was greatly appreciated by his sister निवेदिता ने काफ़ी तारीफ की। The original painting was done in the northern wall of जगदीश चंद्र बोस parlor in his Calcutta residence। और इसका जो ओरिजिनल जो पेंटिंग है वो जगदीश चंद्र बोस के घर पे हुआ था। Since 1806, Abhinandannath paintings were designed as organized protest against foreign influence। 1806 से ही अभिनंदनाथ की जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बाहरी स्टाइल से इन्फ्लुएंस होती थी। जैसे ये भारत माता की पेंटिंग थी, कौन से स्टाइल से थी, इन्फ्लुएंस जापानीज स्टाइल से। इसी बात को बोला है कि इनकी पेंटिंग्स ऐसे ही अलग अलग कंट्री से इन्फ्लुएंस होती थी। ऑल्सो दिस मीन पैसन फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू इंडिजिनस फॉर्म्स। और इसमें एक मतलब बहुत ही काफ़ी ज़मीन से जुड़ी हुई पेंटिंग होती थी और काफ़ी मीनिंग्स होते थे उसमें। और इसमें देख के लगता था कि जो आर्टिस्ट है उसके अंदर काफ़ी जुनून है, काफ़ी पैशन है। जैसे भारत माता की जो पेंटिंग है उसमें जो क्या क्या चीज़ें समझाएंगे तो समझ में आएगा। इट मे बी सेड दैट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन कल्चर वाज मोर इंटेंसली नेशनल देन दैट ऑफ एनी एक्सपोनेंट्स ऑफ नेशनल लिटरेचर। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अभिनंदनाथ टैगोर का जो एटीट्यूड है वो इंडिया की तरफ जो है वो काफ़ी इंटेंस था, काफ़ी तेज, काफ़ी तीव्र था, बहुत गहराई से सोचते थे किसी चीज़ को। In the early Swadeshi days, Abhinandannath had been a sincere worker in the cause under the guidance of Rabindranath Tagore। रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदर में रहते थे, उनकी बातों को सुनते थे। नेवर डिड ही forsake the spirit of स्वदेशी, लेकिन कभी भी उन्होंने स्वदेशी जो चीज़ों को यूज़ करना इसकी चीज़ में कभी नहीं पड़े। थ्रू द न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग फाउंडेड बाई
him, Abhinath addressed the कल्चरल साइड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। और अपना जो उन्होंने स्कूल खोला था, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, किसने खोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने खोला था, पेंटर थे। और उस स्कूल के जरिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के कल्चरल साइड को बताया। कमेंटिंग Commenting on the achievements of Abhinandannath in the sphere of art, Sri Aurobindo Bose had remarked that the Bengal School of Painting was the antidote corrective measure for bad tastes generated by the British system of education. ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने जो लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो एक बैड टेस्ट ला दिया था, उसके लिए एक एंटीडोट था, एक करेक्टिव मेजर था, जो सर अरविंदो बोस ने बताया कि अभिनंदनाथ ने जो स्कूल खोला, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, एक तरह से उसके लिए एंटीडोट था। मतलब बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने खोला था। भारत माता इज़ द आर्टिस्टिक पेंटिंग के बारे में, भारत माता इज़ द आर्टिस्टिक विजुअलाइजेशन ऑफ स्वदेशी स्पिरिट। स्वदेशी स्पिरिट के एक आर्टिस्टिक विजुअलाइजेशन है, एक आर्टिस्ट का विजुअलाइजेशन है स्वदेशी स्पिरिट का। द पेंटिंग इवोक्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द वंदे मातरम हिम। वंदे मातरम जो है, उस जो गाना है, उस गान का जो पहला स्टैंजा है, वो पहला स्टेंजा को याद दिला देता है पेंटिंग देखने से। द मदर इज बॉन्टीफुल एंड ब्यूटीफुल। जो भारत माँ है वो काफ़ी खूबसूरत है। हर फीट आर डेलिकेट, उनके पाँव काफ़ी कोमल हैं। हर हेड इज सराउंडेड बाई ए हैलो रेज ऑफ लाइट, और उनके सर के पास रेज ऑफ लाइट है, मतलब वो काफ़ी डिवाइन लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गॉडली हैं। और इन हर हैंड शी होल्ड्स अ मैन्यूस्क्रिप्ट, उनके हाथ में मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, मतलब किताबें हैं। द सिंबल्स ऑफ विजडम, किताबें क्या चीज़ का सिंबल है? विजडम का, ज्ञान का सिंबल है। इन अनदर अ बंडल ऑफ न्यूली रिप्ड कॉर्न, और एक में अनाज है, धान का, गेहूं का, जिसका भी हो, अनाज है। दैट सस्टेन्स आवर चिल्ड्रन, वो अनाज क्या करता है? उनके बच्चों को पेट भरता है, ठीक है। इन अनदर हैंड भारत माता होल्ड्स अ रोजरी, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यूज्ड टू काउंट प्रेयर्स, वो तस्वीर एक हाथ में है। तो इंडिकेटिंग स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, यहाँ के लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। इन अनदर अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो एक तरफ क्या है? किताब है, विजडम है। तो भारत जो माता है वो यहाँ पर भारत में क्या है? ज्ञान का भंडार है, बहुत बड़े 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 ज्ञानी यहाँ पैदा हुए। एक तरफ क्या है? अनाज है। भारत माता जो है अपने भारत के अंदर रहने वाले सभी बच्चों को अनाज दे रही है, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छी होती है। एक तरफ तस्वीर है, तस्वीर का दाना है, तो मतलब लोग यहाँ पे काफ़ी धार्मिक भी हैं, रिलीजियस भी हैं। और एक तरफ क्या है? अ, एक तरफ कपड़ा है, ठीक है। तो देर आर लोटसेस एट हर फीट, उनके पाँव कोमल हैं, वो कमल के मतलब लोटस जो है उसके, लोटस है उसके वो उसके ऊपर वो खड़ी है। देर आर लोटसेस एट हर फीट ऑफर्ड हर इन वर्शिप, वो कमल के जो फूल हैं उनको पूजा के लिए अर्पित किए गए हैं। इन सच अ मैनर भारत माता इज द इनकारनेशन ऑफ द वंदे मातरम, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वंदे मातरम जो था गान, उसका एक तरह का इनकारनेशन है। उस गान को मतलब गाने के लिए ये पेंटिंग बनाया गया था कि इस पेंटिंग के सामने इस गाना को गाया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। गगनेंद्र नाथ टैगोर वॉज अ फिगर इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग जो समय था उसमें एक जाने माने शख्स थे। हिज अचीवमेंट्स रैंक हाई अमंग बंगाल्स मेनी नोटेबल कंट्रीब्यूशंस टू मॉडर्न इंडियन कल्चर। Gaganendra Nath has been the brother of the founder of the Bengal School of Painting, Abhinandanth Tagore। अभिनंदनाथ टैगोर जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिनका भारत माता पेंटिंग है, उनके भाई थे। बट ही वॉज नॉट अ फिगर इन दैट आर्ट मूवमेंट, लेकिन आर्ट मूवमेंट जो कर रहे थे भारत माता की पेंटिंग और भी सब पेंटिंग्स बना के, उस आर्ट मूवमेंट में वो उनके वो फिगर नहीं थे, वो मतलब वो शख्स उसमें शामिल नहीं थे। ही केप्ट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू स्कूल, उस स्कूल से वो एकदम अलग थे। इवन वाइल लिविंग सो क्लोज टू इट्स फाउंडर एंड इंस्पायरर, मतलब इतने, मतलब उनके भाई हैं, उनके इतने करीबी हैं, फिर भी वो अलग थलग थे। वो किस में इंटरेस्ट थे? कार्टून्स में। तो गगनेंद्र नाथ कार्टून डिस्प्लेज अ मार्वेलस ओरिजिनलिटी एज ड्राइंग्स, मतलब उनके जो कार्टून हैं वो बहुत ही दिव्य सच्चाई को दिखाते हैं, ओरिजिनलिटी को दिखाते हैं। दे वर अनसरपास्ड इन इंडिया नॉट ओनली एट द टाइम दे वर क्रिएटेड, दे आर अनसरपास्ड इवन टुडे। मतलब जिस समय वो क्रिएट किए थे कार्टून, उस समय तो इंडिया में फेमस हुआ ही, लेकिन अभी तक भी लोग उनकी पेन उनके कार्टून्स को देखते हैं। द आउटलुक ऑफ द कार्टून्स इज ऑफ दैट ऑफ द लिबरलिज्म ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था, मतलब 1890 से 1899 का जो टाइम था, उस समय में जो उस कार्टून का जो आउटलुक है
वो काफ़ी मतलब लिबरलिज्म मतलब आज़ादी वाला फीलिंग लाता है सबके अंदर। देश मतलब लिबरलिज्म कैसा होना चाहिए। इन द अबव कंटेक्स्ट द बेटर नोन कार्टून ऑफ गगननाथ मे बी टेकन अप फॉर डिस्कशन। तो हम लोग एक कार्टून को ले सकते हैं डिस्कशन के लिए, जो आप तुम्हारे सिलेबस में भी है तुम लोग के। उसका कार्टून का नाम है यूनिवर्सिटी मशीन, वन ऑफ द फेमस कार्टून्स। क्या था? यूनिवर्सिटी मशीन, जो कि तुम्हारे बुक में है। द कार्टून यूनिवर्सिटी मशीन शोज अ क्लॉक स्ट्राइकिंग 10:30 AM। उस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि एक घड़ी है जिसमें सुबह के 10:30 बज रहे हैं। द स्मोक कम्स आउट ऑफ द चिमनी, चिमनी से स्मोक निकल रहा है। वाइल द स्टूडेंट्स थ्रॉन्ग एट द गेट, और स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़े हैं, जमा हैं। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ अ बिग फैट टोम्स अ वेरी लार्ज हैवी बुक। और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग जो है एक बहुत बड़ा गुंबज बना हुआ, टोम बना हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा बुक है, बुक की तरह वो टोम बना हुआ है। फिर प्रेस बिटवीन देम इवन आफ्टर द कोर्सेज आर डन द स्टूडेंट्स कम आउट फ्लैट एंड क्रिपल। और उस जो गुंबज है, वो जो दीवारें हैं गेट की, उससे स्टूडेंट्स जो है वो दब जा रहे हैं। वो बुक के बोझ के वजह से स्टूडेंट्स इतने प्रेशर में आ जा रहे हैं कि वो दब जा रहे हैं और क्रिपल्ड, फ्लैटेंड, गिरे पड़े निकल रहे हैं। वन वुड ऑल्सो नोटिस द टू फिगर्स इन सिलहाउट स्टैंडिंग ऑन टू पिलर्स। और वो जो दो पिलर हैं गेट के, उनके ऊपर दो फिगर हैं। उनके बारे में जान लेते हैं। वन ऑफ देम अपीयर्स टू बी इन यूरोपियन कॉस्ट्यूम। उसमें से एक शख्स जो पिलर के ऊपर खड़ा है वो यूरोपियन कॉस्ट्यूम में, मतलब ब्रिटिश है। वाइल द अदर इज इन इंडियन टर्बन, और एक जो है इंडियन टर्बन में। तो इंडिया में जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाया गया था वो ब्रिटिश और इंडियन जो थे उनके उनके सूझबूझ उनके उनके साथ ही मिलकर ब्रिटिश लाए थे। तुम लोग पढ़े होगे मकालेज मिनट, वुड्स डिस्पैच, शुरू में चैप्टर 2 में है। तो दे आर प्रोबेबली दोज अमंग द फाउंडर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो दोनों यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। दे आर नो लॉन्गर मूविंग फोर्सेज बट आर नाउ शैडोड आउट। तो वो दोनों शख्स जो है जा चुके हैं, अभी मूविंग नहीं है। द क्राउड एट द गेट इज इन बंगाली ड्रेस। उस यूनिवर्सिटी के गेट पे जो भीड़ है वो बंगाली ड्रेस में है। द कार्टून हैज़ एन अंडर कटिंग ऑफ सैडनेस इन स्पाइट ऑफ द सटायर। इस कार्टून में दुख भी है, शोक भी है, और सटायर भी है। सटायर मतलब एक तरह का व्यंग्य किया गया है, ताना मारा गया है, जैसा कि शुरू में बताए कि बुक के बोझ की वजह से बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एकदम क्रिपल्ड हो गए हैं, फ्लैटेंड हो गए हैं, गिरे पड़े हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, देखो सब गिरे पड़े हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, फ्लैटेंड है, क्रिपल्ड है। तो ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है आप सबका। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हर एक नॉवेल के पीछे का बैकग्राउंड पढ़िएगा। जैसा कि मैंने बताया, आनंद मठ का बैकग्राउंड सन्यासी रिवोल्ट था, सन्यासी रिबेलियन भी कह सकते हैं। और गोरा जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका बैकग्राउंड था। तो इन सब के बारे में आप सबको पढ़ना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर अब मैं जो है नेक्स्ट वीक में वीडियो बनाऊंगा, और अदर सब्जेक्ट्स की जो वीडियो हैं जैसे कि ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, इन सब की वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है। मैं बुक्स इस वीक अरेंज कर लूँगा। और नेक्स्ट वीक श्योर आप सबको सभी सब्जेक्ट पर वीडियोस मिलेगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी पर भी खुद से वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो गाइस, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और ग्रुप में मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एकदम न्यूट्रल हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझा दीजिए, कुछ नहीं। बस दो चार चार, बहुत ज़्यादा तो 3 या 4 स्टूडेंट का आता है, ओके सर, थैंक यू सर। बाकी और भी लोग हैं 12-13, वो एकदम न्यूट्रल हैं, चुप से रहते हैं। अरे कुछ तो बोलो, दिखाओ कम से कम कि हाँ सर हम भी हैं, हम भी इंटरेस्टेड हैं। ग्रुप में हो, कुछ एक्टिव रोल ही नहीं है। ओके गाइस।